अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए में आपकी खिदमत में हाजिर हैं हुमा मलिक और नाहिद चौधरी। लेकिन नाहिद, हमने देखा कि ये घर रहिए महफूज रहिए वाला माहौल तो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही लॉकडाउन में ईज़ किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, बल्कि ईज़ नहीं मुकम्मल तौर पर उसको खोल दिया गया है, तो हमने देखा कि मार्केटों में एक जम्मे गफ़ीर है, यानी बच्चों के साथ वालिदैन जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जैसे अगर ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे तो इस दफ़ा ईद होनी ही नहीं है। तो खुदारा इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा न करें। आपको कोरोना से बचाना सिर्फ हुकूमत का ही फर्ज नहीं है, आपकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह से समझा जा रहा था कि केसेस मई में इतने होंगे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे जब उसको टेस्ट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हर जगह पर पाकिस्तान में जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके लिए हुकूमती इकदाम अपनी जगह, हुमा ने बिल्कुल मुनासिब ये बात की है कि अपनी जो इनफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है उसको किस तरह से निभाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आप लोगों ने भी देखेंगे और उसके तहत जो है वो खुल गए हैं बाजार और मार्केट्स वगैरह, तो लेकिन उसके साथ साथ 5 बजे उसको बंद कर दिया गया है और सिर्फ ईद तक है ये सारा जो सिलसिला होगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मौशी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रहें और लोगों का रोज़गार जो है वो ख़राब ना हो और इस किस्म के जो मसाइल हैं उससे निपटा जा सके। इस हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हम उसे भी आगाह करेंगे आपको। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सर मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो रिसेंट आप हमें सिचुएशन के हवाले से आगाह कर दीजिएगा कि इस वक्त रिसर्च के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है वैक्सीन भी बनाने की और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, किस फेज़ में हैं हम? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई 100 कंपनियां दुनिया की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें 7-8 कंपनियां जो हैं वो सबसे आगे हैं, जिसमें कुछ चाइनीज कंपनी हैं, कुछ अमेरिकन कंपनी हैं और एक एस्ट्राजेनेका ब्रिटिश कंपनी वगैरह हैं। तो ये जो है वैक्सीन, इसकी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इसके पहले वैक्सीन जो है डेवलप होके मिल जाएगी। फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में अभी कोई वैक्सीन नहीं गई। आमतौर पे 10 साल लगते हैं वैक्सीन बनाने में, लेकिन ये जो है ये बहुत से इन्होंने फास्ट ट्रैक पे करके कोई 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरे प्रोसेस को कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इमरजेंसी के तौर पे इसका हमें एक हल नजर आ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि सारी वैक्सीन कामयाब हों, वो जब तक के ट्रायल्स नहीं होते और कंप्लीट जब तक के कह नहीं सकते कि बहुत सी वैक्सीन डेवलपमेंट फेज में ही खत्म हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो आज के अखबार में द न्यूज़ में मेरा पूरा आर्टिकल है कि दुनिया में ड्रग डेवलपमेंट में, वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या सिचुएशन है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो आपका सवाल था उसका तफसीली जवाब मैंने एक आर्टिकल है द न्यूज़ में, द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वो आज आया है ये अखबार में। तो इसमें जो नए ड्रग डेवलपमेंट में भी काफी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें रेमडेसिविर के बारे में तो आपने सुना होगा कि रेमडेसिविर जो है एक ड्रग है जो कि पाकिस्तान में भी अब फिरोजगंज वाले प्रोड्यूस करेंगे। ये एग्जिस्टिंग ड्रग है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ड्रग्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में कई ऐसे ड्रग सामने आ जाएंगे जो किसी हद तक इसके खिलाफ मुफीद होंगे। कंप्लीट क्योर ना भी हों तो किसी हद तक इस कोविड-19 के खिलाफ मुफीद होंगे। और कुछ ऐसे हर्बल ड्रग्स भी हैं, जड़ी बूटियों के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि चाइना में मंजूर हुए हैं और पाकिस्तान में भी हमने ड्रैप में अप्लाई कर रखा है, वो मंजूर हो जाते हैं। तो कुछ जड़ी बूटियों के भी ऐसी हैं जो कि इस वायरस के खिलाफ एक्ट करती हैं, तो वो भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह मैन्युफैक्चर शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इस पे जी डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं, आप चेयरमैन हैं इसके, तो सर इस वक्त जो सारे हालात कोविड-19 के बने हैं तो बहुत बेहतरी आई है उन चीज़ों में, ख़ास तौर पर जो चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। मेडिकल इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, PPEs भी हम खुद बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स भी हम खुद बना रहे हैं, तो इन चीज़ों में मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि किस हद तक हम खुद कफील हो पाएंगे और हमारी जो तवज्जो अपने हेल्थ सेक्टर की तरफ मरकूज हो गई है अब, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं?
जी जी, ये कोरोना वायरस का एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था जिसका मैं चेयरमैन हूँ। जी बिल्कुल। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में शुरू किए हैं, जिसमें वेंटिलेटर डेवलपमेंट कोई हमने एडवर्टाइज किया था, और ये सारा 2 महीने के अंदर हुआ है। पिछले 2 महीने में हमने एडवर्टाइज किया था, 40 से ज्यादा मॉडल लोगों ने अप्लाई किया था, 11 शॉर्टलिस्ट हुए थे और 3 वेंटिलेटर्स के मॉडल अब प्रोडक्शन में जा रहे हैं, ताकि वो फाइनल वर्जन उसका डेवलप हो जाए, ताकि ड्रैप अप्रूवल जैसे ही होता है तो मास प्रोडक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस हैं, मास्क हैं और दूसरे डिवाइसेस हैं, उस पर बहुत काम हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें 14 ऑर्गेनाइजेशन का मजमुआ है, कंसोर्शियम है। उसके तहत पूरे मुल्क में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और कुछ और ड्रग्स के ऊपर। और इसी तरीके से इसके जिनोम के स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है कि इस वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इसकी साख्त है, वो मुख्तलिफ स्ट्रेन हासिल करें मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, और उसकी फिर साख्त में देखें कोई फर्क तो नहीं आया। यहाँ पे कराची के एक स्ट्रेन में तो हमने देखा था कि 8 जगह म्यूटेशन आई हैं और थोड़ा तब्दील हुआ है ये वायरस उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में पाया जाता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन भी अभी हुई थी 10 रोज पहले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में कॉप्सटेक की बिल्डिंग में इफ्तिताह किया था उसको, और उसमें जो सारे डिवाइसेस वगैरह जो हैं हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान में पिछले, और इससे पोटेंशियल जाहिर होता है कि कितना पोटेंशियल है। अगर फोकस्ड एफर्ट की जाए, अगर कोशिश की जाए, तो बहुत हजारों चीजें पाकिस्तान में बन के एक्सपोर्ट हो सकती हैं। बस ये है कि हमने कभी पहले कभी इसकी तरफ देखा नहीं, तो सारी चीजें इंपोर्ट होती रही हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ये सारे डिवाइस हैं, ये सब चीज बन सकती है पाकिस्तान में, और दूसरे ममालिक में, हिंदुस्तान में बन रही हैं और ईरान में बन रही हैं, तुर्की में बन रही हैं, हमारे भी बन सकती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तब्दीली आई है, इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोरोना वायरस टास्क फोर्स जो बनाया गया उसके एफर्ट्स के नतीजे के अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से भी बताएगा कि ये जो मास्क हैं, ये वेंटिलेटर्स हैं, ये हम अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस तादाद में बना लिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये मास्क के लिए तो ये N95 मास्क के जो इक्विपमेंट है, फैक्ट्री यहाँ पे अब लग रही है और प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि न सिर्फ हम यहाँ पे बना सकें बल्कि बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी कर सकें। वेंटिलेटर भी एक दफा यहाँ बनने शुरू हो जाते हैं तो इसमें भी एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत अच्छे डिजाइन है जो हाईएस्ट लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ये मीट कर रहे हैं। तो वेंटिलेटर भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लोकल अद्वियात पे काम हो रहा है, हर्बल ड्रग्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके ऊपर भी जब एक दफा साबित हो जाता है कि एक्टिव है, उस पर क्लिनिकल ट्रायल आजकल हो रहे हैं, तो ये ऐसे हर्बल ड्रग्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकेंगे जो दुनिया में इस्तेमाल हो सकेंगे। तो बहुत पोटेंशियल है इन सब चीजों का कि यहाँ पे हम बनाएं और एक्सपोर्ट करें। और अगर कोशिश, जब तक कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और जिद्दत तराजी, इनोवेशन को जोर नहीं देंगे और पूरा मुल्क जो है वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ेगा, जब तक हम आगे नहीं तरक्की कर सकते। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नॉलेज इकोनॉमी का टास्क फोर्स बनाया है, जिसको वो खुद चेयर कर रहे हैं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और उसमें 5-6 फेडरल मिनिस्टर भी मेंबर्स हैं। और तो ये बहुत पावरफुल टास्क फोर्स है। तो 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मंजूर हो रहे हैं, और इस साल माली साल में कोई 13.5 अरब के लिए एलोकेशन दी गई है, ताकि पाकिस्तान जो है वो खुद किफालत में और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़े इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इस वायरस के हवाले से जैसे आपने भी बात की कि जाहिर है नया वायरस है और दिन ब दिन नई चीज़ें जो है, नई तहकीकात सामने आ रही हैं, जब रिसर्च हो रही है तो एक नई चीज़ सामने आती है। तो मैं ये चाहूँगी कि मुख्तलिफ जगहों पर यह भी बात हो रही है कि हर्ड इम्यूनिटी को जो है उसको डेवलप किया जाए। क्या ये अप्रोच पाकिस्तान में डुएबल है? अभी तो हमने देखा कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ईज हो गया है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो इस वक्त हमें बाहर नज़र आ रहे हैं शॉपिंग करते हुए या दीगर अपने रोज़मर्रा के जो काम किए जा रहे हैं। तो सर, इज़ इट पॉसिबल कि इसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है पाकिस्तान में और इसका कोई हमें रिजल्ट बेहतर मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक सोच है ये। और अगर आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तेजी से जाते हैं तो आपके लाखों लोग मुब्तला हो जाएंगे एक साथ इसमें। आपके हॉस्पिटल जो हैं वो पूरे भरकर ओवरफ्लो हो जाएंगे और हजारों अमवात एक साथ होने लगेंगी, हर चीज बेकाबू हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है, कई सालों के अंदर डेवलप की जाती है, फौरी तौर पे नहीं की जा सकती। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए अगर वैक्सीन मौजूद हो तो उसमें बहुत फायदा होता है कि आप सबको वैक्सीनेट करने तो खुद ब खुद फिर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो वैक्सीन तो अभी आई नहीं, वैक्सीन के बगैर अगर आप
इस तरह हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, लोगों को मिलने दें और फिर जो होना है हो जाएगा, तो उससे तो बहुत ही बड़ा एक तूफान आ जाएगा पूरे मुल्क में। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट अप्रोच क्या है सर, आपकी नजर में बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच पाकिस्तान की यही है जो हुकूमत कर रही है कि सिलेक्टिव लॉकडाउन करे और फिर जहां जहां केसेस बढ़े वहां पे सख्ती करे, वरना नरमी रखे। सारे मुल्क को एक पैमाने पे नहीं चला सकते, उसको हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है। बराबर रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है, असद उमर साहब वहाँ पे होते हैं, रोजाना उनको प्रेजेंटेशन होती है और फिर देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह करा जाए। फिर प्रोविंसेस को, सूबों को चाहिए कि उनके जो रिकमेंडेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये नहीं कि अपना रास्ता सूबे इख्तियार कर लें, क्योंकि एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कमांड सेंटर है, वो जो हिदायत दे रहा है और जो मशवरा दे रहा है उस पर सबको अमल करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिस पोटेंशियल की तरफ इशारा किया कि हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, अगर हम इसकी तरफ एक फोकस्ड अप्रोच के तहत आए तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद यहाँ पर बना सकते हैं। अब जो हालात हैं दुनिया में, तो एक्सपोर्ट्स जाहिर है, और अगर इम्पोर्ट की भी बात करें कि ये चीज़ें अगर हमने बाहर से मंगवानी है, आने वाले दिनों में जो हालात बनने जा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा कि बाहर से भी चीज़ें मंगवाना आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, ये वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारी जो इंडिजिनस इस वक्त एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें जो पोटेंशियल जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसके लिए खास किस किस्म के इकदाम जो हैं वो किए जाने चाहिए ताकि उसकी तरफ हमारा फोकस रहे और हम फ्यूचर में उसे फायदा उठा सके? सबसे पहला कदम ये है कि अपना ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है आप सही करें। इस वक्त जो है, जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनसे चीजें बनाई जाती हैं उन पे ड्यूटी ज्यादा है और एंड प्रोडक्ट जो है उस पे ड्यूटी कम है। मसलन अगर आप मोबाइल टेलीफोन अगर मंगाएं तो उस पे ड्यूटी कम है, लेकिन मोबाइल फोन बनाने के पार्ट्स मंगाएं तो उस पे ड्यूटी ज्यादा है। तो इस वजह से आप बना ही नहीं सकते। यही कंप्यूटर का हाल है, यही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक का हाल है। तो आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर सारे तब्दील करने पड़ेंगे, पार्ट्स के ऊपर ड्यूटी खत्म करनी पड़ेगी, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उन पे ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप लोकल मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ सकें। हमारे यहाँ जब तक कि आप बुनियादी इन चीजों को सही नहीं करते, एक तो ये है, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारे मसाइल होते हैं नई मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को कायम करने के लिए, उन सबको खत्म करना पड़ेगा ताकि जैसे वहाँ पे सिंगापुर में आप 24 घंटे के अंदर नई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वही आपको सिस्टम यहाँ पे लाना पड़ेगा कि कोई रुकावट ना हो, किसी की इजाजत की जरूरत ना हो, किसी हुकूमत के पास जाके वहाँ पे रिश्वतें की जेब में भरने की जरूरत ना हो। आप आइए, इन्वेस्ट करिए और शुरू करिए। तो ये जब आप करेंगे तो ये दो बड़ी चीजें हैं। ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा कि पार्ट्स पे, कंपोनेंट्स पे ड्यूटी खत्म करने पड़ेंगे, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि बड़े आसानी से और फौरी तौर पे बगैर किसी इजाजत के आप सनतें कायम कर सकें। इन दो चीजों का आपने काबू कर लिया तो पाकिस्तान बहुत तेजी से एक्सपोर्ट में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, यकीनन पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताएगा कि इस तरह जब आवाम लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है वो बाहर सड़कों पर दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़रूरी इंतजामी है, पुलिस का भी किरदार होना चाहिए थोड़े बहुत SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए? आप चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बराह रास्त मीटिंग्स में भी होंगे, कुछ इस तरह की बातचीत हुई? जी, बात यह है कि आप पूरे मुल्क में जबरदस्ती नहीं एनफोर्स कर सकते, क्योंकि 22 करोड़ अफराद हैं। हर गली कूचे में आप पुलिस को नहीं रख सकते। आप कुछ एग्जाम्पल, मिसालें बना सकते हैं। सड़कों पे जो लोग इस तरह मिल रहे हैं उनको कुछ को पकड़ के आपने बिठा लिया और 2 घंटे तक आपने सड़क पे पनिशमेंट देते रहे और टीवी पे आपने दिखाया कि भाई गैर मास्क थे, इनके साथ ये सलूक हो रहा है। कुछ जुर्माने अगर इम्पोज किए जाएं? जी, जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बना के और फिर पब्लिसिटी की जाए उसकी कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उन पर ये जुर्माने लगने शुरू हो गए, ताकि लोगों में एक वो पैदा हो कि भाई अगर हम ये करेंगे तो हम हमारे साथ यही सलूक होगा। तो इसमें हुकूमत को भी एक हद तक किरदार अदा करना है और मीडिया को भी एक किरदार अदा करना है ताकि पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा हो कि जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे उसको बंद किया जा रहा है या उसको वहीं पे बिठाया जा रहा है 6-6, 8-8 घंटे तक सड़क के किनारे में, कि आपकी सजा ये है कि बैठे। जेल में तो नहीं डाल सकते इसके लिए, लेकिन थोड़ी सी सजा जरूर दे सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं। तो क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को खतरा नहीं बन रहे बल्कि अपने वालिदैन, दादा दादी जो बड़े बूढ़े हैं उनके मुल्क में, उनके लिए खतरा बनना है। तो ये सब करना पड़ेगा हमें एहतियात से। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे रिसर्च के हवाले से ही दोबारा थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। सर, आप जब चेयरमैन HEC रहे तो आपने रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। अब इन हालात में आप ये देखते हैं या इस हवाले से कुछ आप लोग की ऐसी स्ट्रेटजी है कि यूनिवर्सिटीज़ को और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया जा सके, स्टूडेंट्स को भी उसमें शामिल किया जा सके ताकि फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर तरीके से इस हवाले से रिसर्च की जा सके?
जी बिल्कुल, ये नॉलेज इकोनॉमी का जो टास्क फोर्स जिसका मैंने जिक्र किया, जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है, उसका मकसद यही है कि मुल्क के अंदर खुद किफालत आए, हम बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपोर्ट करना शुरू करें। जी। तो हमने इसमें 4-5 जो की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो एक दूसरा जो है मिनरल डेवलपमेंट है, ताकि मादनियात के बड़े ज़खायर हैं वो हम पाकिस्तान में खुद बनाएं और एक्सपोर्ट किया करें, प्योरीफाई कर कर। तीसरा जो है वो एडवांस्ड एग्रीकल्चर है कि ज़राअत के अंदर हम अपनी जो पैदावार है उसको बेहतर करें और एंड प्रोडक्ट्स बना के उसको एक्सपोर्ट करें। और चौथा जो है वो नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर तवानाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और बहुत सारे 3D प्रिंटिंग है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। तो इनके ऊपर जोर दिया जाए और फिर इसके लिए तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये 10 ये सब बहुत अहम है और इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमें वक्त देने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में किस हद तक कोशिशें कर रहा है, एफर्ट्स कहाँ तक हमारी ये पहुँची हैं, और नॉलेज इकॉनमी की जब बात हो रही है तो उसमें तमाम इदारों को, ख़ास तौर पर तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लेना कितना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हमने कोविड-19 के हवाले से भी बात की कि इस वक्त हम किस फेज़ में खड़े हैं और किस किस्म की, एक तरफ तो हमें एहतियात करनी है और दूसरी तरफ हम क्या चीज़ें जो हैं इस वक्त मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो इससे रिलेट करती हैं हेल्थ सेक्टर से। और इसके अलावा भी कुछ और गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर शरीफ हाशमानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हाशमानी मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि आपकी फाउंडेशन इस वक्त क्या कर रही है? कराची बेस्ड ये आपकी फाउंडेशन है। टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से बात हो रही थी कि आप लोग कुछ इस हवाले से खास इकदाम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लोगों को। क्या ये रैंडम टेस्टिंग है जिस वक्त आप कर रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन दिया। हमने सबसे जो मेन स्टे है इस बीमारी का वो ये है कि टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स सही तरह से हम डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो हमने इस फील्ड में तारिक रोड पर एक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है जो डेडिकेटेड है सिर्फ इसी पर्पस के लिए। और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को हमने मद्देनजर रखा है ताकि कार में ही लोग आएं और कार ही में उनका टेस्ट ले लिया जाए और फिर वो कार चली जाए। तो ये हम कर रहे हैं। और दूसरी जो इस फैसिलिटी की खास बात है वो ये है कि हमने ये फैसिलिटी उन डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो जूनियर्स हैं जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी वेलफेयर जो फाउंडेशन है जरूर बताइएगा कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी तैयार कर रही है? नहीं, कोई इक्विपमेंट तैयार नहीं कर रहे, लेकिन हम ये मेनली हम जो है वो आई रिलेटेड काम में हैं और ऑफ्थल्मोलॉजी के में हम सबसे आगे हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें ये कोविड की तरफ जाना पड़ा है और हम कोविड टेस्टिंग की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डेली कितने टेस्ट आप लोग कर रहे हैं? और आपने कहा कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बाकी लोग हैं उनको आप उनसे चार्ज करते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कह रहे हैं, बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हम जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स जो हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा है डिजीज को अक्वायर करने का, उनको हम फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 500 टेस्ट डेली हो रहे हैं। डेली 500 टेस्ट कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, जबरदस्त। ये और सर मुझे ये बताइएगा कि जो लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आपकी इस टीम का हिस्सा हैं, उनके लिए क्या SOPs आप लोगों ने मुकर्रर किए हैं? किस तरह से ये सारा काम हो रहा है? क्या उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर आप लोगों ने इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी बहुत सारे लोग जो इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनकी सेहत मुकद्दम है, उसको पहले देखना चाहिए हमें। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब तक उनकी सेहत मुकद्दम नहीं होगी आप ये टेस्ट कर ही नहीं सकते। हम उनको PPEs प्रोवाइड करते हैं और विदाउट PPEs कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप किसी पेशेंट का वो लें। और हम ये दो तरह से कर रहे हैं। एक तो ये वो ऑनलाइन, वहाँ पर आपका ऑन साइट यानी कि आपका सेंटर पर आप आ जाएं और आप टेस्ट करवा लें ड्राइव थ्रू के जरिए, या हम घर भेजते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। और दोनों जगह पर जो लोग जाते हैं वो फुल्ली इक्विप्ड होते हैं विद PPE एंड एवरीथिंग।
ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो काम माशाल्लाह से आप कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम है, इस वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि कोविड-19 के सिनेरियो में आप लोग मज़ीद क्या इक़दाम कर रहे हैं, ओवरऑल आप किस तरह से सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी की कैसे खिदमत कर रहे हैं? देखिए, हम 40 साल से पिछले आई के फील्ड में हैं और आई के फील्ड में हम मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो उसके ऊपर हम काम करते हैं, मोतिया के ऑपरेशन भी करते हैं। और इस वक्त हम एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं मायोपिया के ऊपर कि जो वो लोग जिनके -6 एंड अबव नंबर्स हैं वो ब्लाइंड हैं ऑलमोस्ट, तो उनको हम फ्री लेसिक सर्जरी ऑफर कर रहे हैं। कोविड जब से आया है उस वक्त टेस्टिंग के अलावा हमने अपने सेंटर में, अपने हॉस्पिटल में तकरीबन 20 बेड्स हमने अलग कर लिए हैं जो हम कोविड के पेशेंट को वहां पर एडमिट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त हालात शहर के ऐसे हैं कि लोग जो है ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कोविड की वजह से डेथ हो रही है, तो आप देखते हैं कि लोग वो हर जगह पर एक हॉस्पिटल बैशिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से हम थोड़े से डरे हुए हैं। तो मैं भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमें लोगों को अवेयरनेस देनी है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी मरीज में किसी भी तरीके से शो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और जिनको हार्ट अटैक होते हैं और जो सडन डेथ होती है उसमें भी अब पता चला है कि कोविड की वजह से डेथ हो रही है। तो अब लोगों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये हर तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। और मैं ये चाहूंगी कि जरा जिस तरह से आपने कहा कि अवेयरनेस के हवाले से जो बात हो रही है, मीडिया जो है अपना रोल अदा कर रहा है। अगर पीटीवी के प्लेटफॉर्म की बात करें, यहाँ तो 24 घंटे आपको ट्रांसमिशन जो है जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है हम लोगों को बता रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? जो लोग आपके पास आते हैं आपके इस फाउंडेशन में, जो वहाँ पर टेस्टिंग वहाँ पे हो रही है, और ओवरऑल भी जाहिर आप बाहर देखते हैं कि हालात जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है लोगों के हवाले से, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप लोगों को दरपेश हैं, और मैसेज क्या होगा आपका आवाम के लिए खास तौर पे? मैं पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मीडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा रही है। लेकिन लोग जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। सिर्फ एक चीज वो ये है कि मास्क पहनना है। अगर मास्क आप नहीं पहनेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट मास्क को लाजमी करार दे दे, जिस्म का एक हिस्सा करार दे दे, तो इससे काफी मसले हल हो सकते हैं। तो मास्क के लिए मतलब लेजिस्लेशन करना चाहिए कि मास्क जो है वो लाजमी पहनना है, तो इससे आपके काफी मसले हल होंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरीफ आशमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो काम कर रही हैं और लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं, और फ्रंट लाइनर्स के लिए खास तौर पे उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये टेस्ट कर रहे हैं, और 500 टेस्ट कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने नाहिद कि इस मास्क को जो है वो अब हमें अपने जो है जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, अपने लिबास का हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि हमने अब जब इसके साथ रहना ही है तो अपने आप को बचाएं। और अब जरूरी हो गया है कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी भी अवामी जगह पर, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी लाजमी करार दिया गया है कि आप मास्क पहने बगैर नहीं जा सकते हैं। आप खुद भी हिफाजत करें। मजीद भी कुछ लोगों को हम शामिल करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब जो हैं वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुखैर हजरात जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेलफेयर फाउंडेशंस हैं वो किस तरह से आगे बढ़कर कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं। जब भी इस किस्म के हालात होते हैं हमने देखा कि पाकिस्तानी आवाम में खासतौर पर ये जज्बा बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ हुमा के पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा जज्बा मौजूद होता है कि वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बड़ा कंसर्न होता है, और कोशिश होती है कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, और अगर कोई भी अनयूजुअल सिचुएशन है खासतौर पर तो उसमें किस तरह से रिलीफ जो है वो फराहम किया जा सकता है लोगों को। इस हवाले से काफ़ी काम किया जाता है, और हम अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो यहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए। और इससे पहले हम हुमा जो बात कर रहे थे लॉकडाउन में जो ईज़ हुआ, जो सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि ये अब जिम्मेदारी आवाम पर आयद होती है, क्योंकि मौशी सरगर्मियाँ जो है हम बहाल करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि यहाँ पर
एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, और इकोनॉमी तो पूरी दुनिया की इस वक्त जो है इससे मुतासिर हो चुकी है, तो पाकिस्तान जाहिर है कि उसे बच नहीं सकता। लेकिन ये ख्वाहिश है यहाँ पर हुकूमत की कि ऐसे सेक्टर्स को खोल दिया जाए जहाँ पर कम से कम लोगों का घर का चूल्हा जलता रहे और कोरोना इतना इफेक्ट ना करे जितना इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि हम नहीं चाहते कि कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख से मार दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत को बार बार इस पे एम्फेसिस करना ही नहीं चाहिए कि आपको कोरोना से बचना है। हम खुद एक बाशऊर कौम है, हमें खुद इस चीज की अवेयरनेस है, हमें खुद अपने तौर पर इस चीज को संजीदा लेना है। ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत आप पर लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर रही है, ना ही ये लॉकडाउन हुकूमत के मफाद में है। हमने देखा कि देही इलाकों में जो है वो इस पर ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है, वो लोग ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। नहीं, ये वेरी करती हैं, ये चीजें वेरी करती हैं मुख्तलिफ रूरल एरियाज में। मैंने जो ऑब्जर्व किया है वहाँ हालात जो है वहाँ ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको लोगों को समझाना, इसलिए कि थोड़ा सा रूरल एरियाज में डेंस पॉपुलेशन भी नहीं है, दूर दूर है, वहाँ दरमियान में फील्ड्स आ जाती हैं, सब कुछ खुला माहौल है। ये थोड़ा वेरी करता है। यहाँ पर ज्यादा आपको नजर आता है कि रूल ऑफ लॉ है, शहरों में चेक किया जाता है। रूरल एरियाज में अभी अगर मसाजिद की हम बात कर लें तो वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद हमें मौजूद नजर आती है, वहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन सबसे जो अहम और एक मज़का खेज सी सूरत हाल ही मैं इसको कहूँगी कि जो इस वक्त हमें नजर आती है वो बाजारों और मार्केट्स की है। जितना रश है वहाँ पर आप इमेजिन नहीं कर सकते, और बहुत ही बुरी सूरत हाल है। डॉक्टर मोहसिन साहब जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप प्रेसिडेंट हैं हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, और मेरीलैंड यूएसए से इस वक्त ये हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत दर्द दिल रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मुश्किल में हमारे लोग हैं उनको ईज़ फराहम करें, उनके लिए उनको रिलीफ फराहम किया जाए। इस वक्त आप लोग एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कि हम अपने मुल्क के लोगों से, अपने भाइयों बहनों से ही बात कर सकें। तो ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह इस मुश्किल वक्त में भी अपने भाइयों बहनों के साथ पाकिस्तान में हमारे दिल जुड़े हैं और हमें उस तकलीफ को महसूस करते हैं जो वहाँ के लोग उठा रहे हैं। खुसूसन हमें जब पता चला कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, तो हेल्पिंग हैंड यूएसए इस वक्त अमेरिका में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है जो ओवरसीज 52 मुल्कों में काम करती है। और उनमें हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पिंग हैंड के बेशतर जिम्मेदारों का ताल्लुक बैकग्राउंड पाकिस्तान से है। हमारी तरबियत भी पाकिस्तान में हुई है और हमारी मोहब्बत भी सारी पाकिस्तान के लोगों से है। तो पूरी दुनिया में काम के साथ साथ पाकिस्तान में हम काम करते हैं। तो जैसे ही हमें पता चला उसके बाद से हमने अपने ऑपरेशन शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रज़ाकारों की एक बहुत बड़ी टीम पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे ऑपरेशंस में हम कोई 10,000 के करीब यतीमों की कफालत का काम करते हैं, हजारों जो हैं डिसेबल बच्चों के साथ काम करते हैं। इस वक्त जब हमें पता चला तो मुल्क के दूर दराज के इलाके खुसूसन उनको हमने टारगेट किया। अभी वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरी बात हो रही थी, मेरे ख्याल 1-1.5 हफ्ता पहले वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनकी जो वॉइस ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन की नुमाइंदा है यास्मीन, उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें उसी वक्त कहीं से इत्तला मिली है कि एक जल्लू विलेज है, क्रिश्चियन सारे वहाँ रहते हैं, वहाँ का बॉर्डर के पास, वहाँ 700 ऐसे फैमिलीज हैं जो बहुत ही गुर्बत और कस्म पुरसी के आलम में हैं। तो हेल्पिंग हैंड ने विद इन 48 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हेल्प देम आउट ऑन पूरी फैमिलीज को पूरे महीने का राशन पहुँचाया। इसी तरह लियारी के जो इलाके हैं कराची में, सिंध में, देहातों में जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो पूरे अमेरिका के मुसलमानों ने एक मुहिम इस वक्त चलाई हुई है हेल्पिंग हैंड के साथ कि हम अपनी मिट्टी से मोहब्बत भी करते हैं, अपने भाइयों और बहनों की मदद भी करना चाहते हैं। इस वक्त तक हम 14,000 से ज्यादा पाकिस्तान में फैमिलीज ऐसी हैं, फैमिलीज जिनको हम पूरे महीने का राशन प्रोवाइड कर चुके हैं। और मैं I'm a physician myself, I'm a doctor, I feel how doctors were affected in पाकिस्तान। तो हमने पाकिस्तान शुरू में 1-1.5 महीना पहले से ही हमने पूरे यहाँ से एक कंटेनर भेजा
जिसमें मेडिकल सप्लाईज भेजी। एज यू नो कंटेनर इज अ ह्यूज थिंग, तो उसमें हमने 7,500 तो PPEs जो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को अवेलेबल थे, तो हमारी जो पार्टनर तंजीमें पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, अल खिदमत, दुआ फाउंडेशन, इनके साथ मिलके हमने पूरे पाकिस्तान में जो है वो PPEs को सप्लाई किया। ये तो 7,500 तो PPEs थे जो वेरी वेल मेड यहाँ से गए थे। 20,000 से ज्यादा उसके अलावा हमने दीगर मेडिकल सप्लाईज जिसमें फेस मास्क और दीगर चीजें उस वक्त डॉक्टर्स को जरूरत थी, क्योंकि वी न्यू कि दे वर द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड दे वर नॉट प्रोटेक्टेड द वे दे शुड हैव बीन। तो हमने ये हेल्पिंग हैंड पूरी दुनिया में काम कर रही है, रेफ्यूजीज में काम कर रही है। इसके अलावा जो हमारे साल का रमजान में 10,000 हमारे यतीमों के साथ जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हर साल ही करते हैं, उनको फूड और बाकी चीजें रमजान में ज्यादा करते हैं, वो सब अपनी जगह अलग चल रहा है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट ड्यूरिंग दिस कोविड मिट्टी की मोहब्बत में हमारे शुफ्ता सुरों ने। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने, अगर मैं सही समझ पाई हूँ, आपने बात की कि लियारी में, आपने सिंध में, बाकी कौन से इलाके हैं क्या पूरे पाकिस्तान में जिन दूर दराज इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर वो टारगेटेड एरियाज के हवाले से थोड़ा सा आप हमें बता पाएं कि कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या मैकेनिज्म है आपका वहाँ पर, जो रजाकार आपके साथ हैं उनको किस तरह से आप इसमें शामिल करते हैं, किस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है, क्या लोगों के घरों में राशन वगैरह भी आप भिजवा रहे हैं? कुछ आपने बताया कि हजारों फैमिलीज हैं जिनको आप ये सारा इसमें शामिल किया हुआ आपने। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी वेल ट्रेन टीम। हमारे हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स और वर्कर्स हैं हेल्पिंग हैंड के, जो हम 2005 के बाद से क्योंकि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो हेल्पिंग हैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO वर्किंग इन पाकिस्तान फ्रॉम USA। तो हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन इलाकों में शुमाली वजीरिस्तान जहाँ कोई नहीं जाता, लोरालाई बलूचिस्तान, झड्डो सिंध, थर सिंध, लियारी कराची, ये वो सारे इलाके हैं जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। अच्छा ठीक है, इस पर भी हम बात करते रहेंगे। ये बताएगा, ये तो आपने बात कर ली पाकिस्तान के हवाले से, कुछ ये भी बताएगा कि ईद के हवाले से स्पेशल आप क्या करें, क्या पैकेजेस होंगे आपके, और विद इन द कंट्री जहां आप रह रहे हैं अमेरिका में, वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका में बहुत ज्यादा ये ऑब्जर्व किया गया है कोविड-19 को, बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड भी हुए हैं। वहां पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनकी आप कैसे मुआवनत कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा हुआ ये सवाल कर लिया, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं नबी सल्लल्लाहु की हदीस के मुताबिक हमें अपने नेबर्स का बहुत ख्याल रखना है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड, वो अमेरिका में इकना रिलीफ के नाम से काम करती है। इस वक्त तक एज ऑफ टुडे, मेरे पास आज ही रिपोर्ट आई है, एज ऑफ टुडे हम अमेरिका के 256 शहरों में 256 सिटीज में इकना रिलीफ ने अब तक 350,000 लोगों को जो है राशन पहुंचाया। जबरदस्त। और हमने पूरे मुल्क में फैल के, अमेरिका में तो बिलखुसूस इकना के पास कोई 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका। तो गली गली कूचा कूचा हम गए हैं, तो हमने पूरे अमेरिका में फैल के डॉक्टरों को PPEs पहुंचाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने किया है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बूढ़े हैं, वो लोग हैं जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटीज में हैं, वहाँ हमने राशन भी पहुंचाए हैं। कुछ ऐसे बहुत ओल्ड होम में रहने वाले लोग हैं जिनको दवाएं मैसर नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, उनको दवाएं पहुंचाई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 256 सिटीज, 40 फूड पेंट्रीज, जहाँ से पूरे तो अभी तक हमारा एस्टिमेट यह है कि 3.5 लाख से ज्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हमने USA में जो है पूरे महीने का राशन पहुंचाया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब हमारे साथ USA से मौजूद थे, और इनकी जो इस वक्त इनकी फाउंडेशन जो काम कर रही है, या ये लोग जिस तरह से लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी, जो बहन भाई इस वक्त जो मुसलमान जिनके हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे भी दूसरी भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि हम लोग उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं, जो अक़लियतें चाहे वो पाकिस्तान में है। क्रिश्चियंस कम्युनिटी की भी बात की उन्होंने, और सिंध में बड़ा वहाँ पर हिंदू बरादरी काफ़ी ज़्यादा है, हिंदू जो लोग हैं वहाँ, उनको भी उन्होंने कहा कि हम लोग ये राशन भी फराहम कर रहे हैं और दीगर जो सहूलियात इस वक्त कोविड-19 में खास
तौर पर जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश में अपना हिस्सा हम डाल रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो भी इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो फ़ंड है, रिलीफ फ़ंड, उसमें भी लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके और इस मुश्किल वक्त से उन्हें बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, मुख्तलिफ फलाही तंजीमें जो हैं वो इस ज़िम्न में बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं और यकीनन तारीफ़ की हकदार भी हैं। लेकिन जो मुखय्यर हज़रात अपने तौर पर लोगों की मदद करें, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़े से सस्टेनेबल वे में आप काम कीजिए। एकदम ही सब कुछ लोगों को नहीं पहुँचा देना इकट्ठा, के लोगों को जैसे कि वो ज़लज़ले की सूरत हाल थी, लोग बेचने पर आ गए थे सामान, तो बड़े सस्टेनेबल वे में आपने काम करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो सप्लाईज़ हैं वो भी रन आउट होती जाएंगी और ये बहुत लॉन्ग टर्म हमने जब भी इसके साथ कोरोना वायरस के साथ हमने चलना है। नाज़रीन, अभी तक के लिए ट्रांसमिशन का सिलसिला ख़त्म होता है, यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।